हेलो बच्चों, मैं अरुण कुमार शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर। आज से हम 12th बायोलॉजी का 30 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मंडे से सैटरडे रोज क्लासेस होंगी। इस रोज के लेक्चर में हम हर चैप्टर से कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन है और भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म है। आज का टॉपिक पुष्प की संरचना स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक पता होना चाहिए कि पुष्प किस लिए यूज होता है। पुष्प का यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के बारे में पता होना चाहिए। इस संसार में कोई भी जीव जो यहाँ पर पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, अर्थात कोई भी जीव अजर अमर नहीं होता। अगर पुराने जीव मरते रहें और नए जीव ना बने तो उस प्रजाति की अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वो प्रजाति लुप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पुराने जीव मरने से पहले नए जीवों का निर्माण करते हैं और वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसी संतानों का निर्माण करता है जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी कि रिप्रोडक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रोसेस है, जिसमें कोई जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें 2-3 टॉपिक्स पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित और तीसरा युग्मक यानी कि गैमीट्स। हैप्लॉइड यानी कि अगुणित का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी जीव में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में उपस्थित नहीं होते, युग्म में उपस्थित नहीं होते, यानी कि एकल होते हैं, सिंगली होते हैं, अलग अलग होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। और वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव भी जिसके अंदर ये हैप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड कहलाता है। इसके विपरीत किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी जीव में वह स्थिति जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में यानी कि युग्मों में उपस्थित होते हैं, दो एक साथ उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। और ऐसा जीव जिसमें डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है उसे भी हम डिप्लॉइड कहते हैं। इसके बाद जो युग्मक है, युग्मक का यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। तो युग्मक यानी कि गैमीट्स विशेष सेल्स होती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं, अर्थात अगुणित होती हैं और जो फ्यूज होकर, संलयित होकर एक द्विगुणित संरचना युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करती है। तो युग्मक यानी कि गैमीट्स विशेष स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, अगुणित संरचनाएं होती हैं जो फ्यूज होकर, संलयित होकर एक द्विगुणित संरचना युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करती है। तो हैप्लॉइड कंडीशन जिसमें गुणसूत्र पेयर्स में नहीं होते, युग्मों में नहीं होते, एकल होते हैं, अलग अलग होते हैं। और वह कंडीशन जिसमें पेयर्स में उपस्थित होते हैं वह डिप्लॉइड कहलाती है, जिसमें पेयर्स में नहीं होते उसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं। युग्मक यानी कि गैमीट्स विशेष सेल्स होती हैं जो फ्यूज होकर द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। अब तो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन जीवों में बेसिकली 2 प्रकार का होता है। अब पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है,
अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। इस प्रकार से बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो जनन की परिभाषा वह प्रक्रिया, वह बायोलॉजिकल प्रोसेस, वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपनी जाति की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए अपनी जैसी संतानें, ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें युग्मक बनते हैं और युग्मक फ्यूज यानी कि संलयित होकर द्विगुणित जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि द्विगुणित जायगोट बनाते हैं और इस युग्मनज से संतानों का निर्माण होता है, सीधे यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं और फ्यूज होकर डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं, यानी कि द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं और द्विगुणित युग्मनज से संतानों का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें संतानों का निर्माण बिना युग्मकों के निर्माण के होता है और जो संतान इसमें बनती हैं वो अपने जनक के समान होती हैं। लैंगिक जनन एक स्लो यानी कि धीमा प्रोसेस होता है, धीमी प्रक्रिया है, जबकि ये तेज प्रक्रिया है यानी कि फास्ट मेथड है, यानी कि तीव्र प्रक्रिया है। इसके अलावा जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है, जबकि जो अलैंगिक जनन है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसी प्रकार से जब युग्मनज का निर्माण होता है, जब युग्मक फ्यूज होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगैमी कहते हैं। तो इसमें निषेचन भी होता है, उपस्थित होता है, जबकि इसमें निषेचन नहीं होता है। चौथा कि जो अलैंगिक जनन में जीव बनते हैं, संतानें बनती हैं, वो अपने जनक के समान होती हैं और वो आकारिकीय रूप से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी कि आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है और ऐसी संतानों का जो ग्रुप होता है, उसकी जो समष्टि होती है, उनकी जो पॉपुलेशन होती है, उनकी जो जनसंख्या होती है, हम उसे बोलते हैं क्लोन। जबकि जो लैंगिक जनन में संतान बनती है वो अपने जनक से असमान होती है। जनक से असमान होती है और जो एक अंतर और है कि इसमें लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जबकि इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती या बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में जो सबसे प्रमुख अंतर है वो क्या है कि इनमें युग्मकों का निर्माण होता है और उनका संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि इसमें सामान्यतः युग्मकों का निर्माण और संलयन नहीं होता। दूसरा, लैंगिक जनन एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि अलैंगिक जनन एक तीव्र प्रक्रिया है, तेज प्रक्रिया है। यहां पर जो संतानों का निर्माण होता है वो तेजी से होता है, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। इसमें निषेचन पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें संतानें जनक के समान होती हैं, इसमें जनक से असमान होती हैं। इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। एक अंतर और है कि इसमें सामान्यतः एक जनक भाग लेता है, जबकि इसमें सामान्यतः दो जनक भाग लेते हैं। तो ये सबसे प्रमुख अंतर है जो लैंगिक और अलैंगिक जनन में होते हैं। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में 4 अंतर लिखिए और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसके बाद अब हमें जो पता होना चाहिए सबसे पहले, वो जो जनन है उसके लिए जो पुष्प है उसका क्या यूज है। वो पूछेगा आपसे कि पुष्प से आप क्या समझते हैं,
पुष्प का क्या महत्व है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह यानी कि शूट होता है जिसके अंदर लैंगिक जनन करके संतानों के निर्माण के लिए अनुकूलताएं पाई जाती हैं। अर्थात पुष्प एक मॉडिफाइड शूट है यानी कि रूपांतरित प्ररोह है जिसके अंदर आपके जो अडेप्टेशन होती है, अनुकूलताएं होती है, वो लैंगिक जनन के लिए होती है और लैंगिक जनन करके पुष्प नए संतान यानी कि ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए अनुकूलित होता है। अब जो पुष्प होता है उस पुष्प से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके अंदर कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं। जो पुष्प होता है उस पुष्प में दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। पहला सहायक चक्र और दूसरा जनन चक्र। सहायक चक्र रिप्रोडक्शन में, जनन में सीधे भाग नहीं लेते हैं यानी कि ये जनन में सहायता करते हैं। जनन में सीधे भाग लेने का ना लेने का मतलब क्या है कि ये युग्मकों का निर्माण नहीं करते लेकिन जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। लेकिन जो जनन चक्र है जिन्हें आवश्यक चक्र भी बोलते हैं, ये चक्र जनन में सीधे भाग लेते हैं अर्थात ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, नर और मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। बाहर से अंदर की तरफ इनका क्रम निम्न होता है कि सबसे बाहर की तरफ इस सहायक चक्र का भाग होता है, इसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जायांग। सबसे केंद्र में जायांग होता है और सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज होता है। इसे कैलेक्स बोलते हैं, इसे कोरोला कहते हैं, इसको एंड्रोइशियम बोलते हैं क्योंकि एंड्रो वर्ड मेल के लिए लगाते हैं, नर के लिए लगाते हैं, और इसको गाइनोइशियम कहते हैं। इसकी जो एक यूनिट होती है, जो एक इकाई होती है, वो बाह्य दल कहलाती है। इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो दल कहलाती है। इसकी जो यूनिट होती है वो पुंकेसर कहलाती है और इसकी जो यूनिट होती है वो अंडप कहलाती है या स्त्री केसर कहलाती है। बाह्य दल हरे होते हैं सामान्यतः और इनका काम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना और आंतरिक जो पार्ट्स है यानी कि जो कोलोला है, एंडोइशियम है, गाइनोइशियम है, पुमंग, जायांग, इनकी सुरक्षा करना होता है। बड कंडीशन में जब पुष्प छोटा होता है तब उसकी सुरक्षा करना होता है। कोरोला की जो यूनिट होती है वो दल होती है यानी कि पेटल होती है। इसका ये सामान्यतः कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं और इनका काम इंसेक्ट यानी कि कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना होता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके अलावा जो ये पुंकेसर है, पुमंग है, ये नर जननांग की तरह काम करता है और इसका काम मेल गैमीट्स यानी कि नर युग्मकों का निर्माण करना होता है। ये परागकण बनाते हैं और परागकण आगे जाकर नर युग्मक बनाते हैं। इसके बाद ये मादा जननांग की तरह काम करते हैं और इसके अंदर मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका यानी कि एग सेल का निर्माण होता है। तो ये सीधे जनन में भाग लेते हैं, गैमीट्स बनाते हैं यानी कि युग्मक बनाते हैं, जबकि ये सहायता करते हैं। अब जो जनन है उस जनन का एक सामान्य जो प्रक्रिया होती है उसमें जो नर जनन अंग होता है जिसे हम पुमंग कहते हैं, उसके अंदर पुंकेसर होते हैं, स्टैमन बोलते हैं इनको, और इसके अंदर पराग कोश होते हैं जिन्हें हम एंथर कहते हैं। पराग कोश के अंदर द्विगुणित
पराग मात्र कोशिकाएं, यानी कि पोलन मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित परागकणों का निर्माण यानी कि द्विगुणित पराग मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परागकण यानी कि लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब अगुणित परागकण आगे जाकर दो नर युग्मक बनाते हैं। इसके बाद जो मादा जनन अंग है जिसे हम जायांग कहते हैं, जायांग के अंदर जो संरचना होती है यानी कि जो गाइनोइशियम में जो स्ट्रक्चर होती है हम उन्हें बोलते हैं अंडप। और अंडप तीन भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं जिसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओव्यूल कहते हैं। इसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो द्विगुणित होती हैं और ये अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। एक सेल 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है जो कैसा होगा, अगुणित होता है और इसमें से 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक शेष बचता है और इससे मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोश में अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक प्रेजेंट होते हैं और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक फ्यूज होकर यानी कि संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट से भ्रूण बनता है यानी कि एम्ब्रियो बनता है और भ्रूण से नई संतान बनती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन का एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नए जीव का, नई संतान का निर्माण होता है। अब इन संरचनाओं को हम पुष्प की संरचना में पढ़ेंगे। पुष्प में जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प का महत्व बताइए, पुष्प के जो चक्र हैं, वल्स हैं, उनके बारे में बताइए, उनके कार्य के बारे में पूछ सकता है आपसे और पुष्प का चित्र पूछ सकता है और सचित्र वर्णन में आपको 5 नंबर में सचित्र वर्णन भी पूछ सकता है। तो पुष्प से अनेक क्वेश्चन बनेंगे जो आप इस लेक्चर के बाद, पढ़ने के बाद आसानी से उनका आप आंसर कर सकते हो। अब हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुष्प में एक व्रंत उपस्थित होता है जिसकी सहायता से पुष्प पौधे से लगा होता है और इसको हम बोलते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प का व्रंत, पुष्प व्रंत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल।
इस पुष्पवृंत का अगला भाग कुछ फूला हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन और या थैलेमस या रिसेप्टेकल। इस पुष्पासन से ही जो पुष्प के सारे भाग हैं, यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग निकलते हैं। और इससे सामान्यतः नीचे की तरफ जो निकली हुई संरचना होती है वो हरे कलर की होती है और इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। यानी कि सैपल बोलते हैं इसको हम। और ये सामान्यतः हरे रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, यानी कि ये आंतरिक अंगों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। इसके बाद इसके साथ यहां पर कलर्ड पोर्शन होता है, यानी कि रंगीन भाग होता है। और ये रंगीन भाग जो होता है ये पेटल कहलाता है, यानी कि दल कहलाता है। बाह्य दल का जो चक्र होता है, यानी कि उसका जो समूह होता है वो कैलेक्स कहलाता है, यानी कि बाह्य दल पुंज कहलाता है। पेटल्स का जो समूह होता है उसका जो चक्र होता है, यानी कि दल का जो चक्र होता है उसे हम बोलते हैं दल पुंज, यानी कि कोरोला। इसके बाद जो मेल पार्ट होता है, यानी कि नर जनन अंग होता है, तीसरे नंबर का जो चक्र होता है वो नर जनन अंग होता है। जो नर जनन अंग होता है वो मिलकर बना होता है पुंकेसरों से, यानी कि स्टैमन से। और ये जो स्ट्रक्चर जिससे वो अटैच होता है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, यानी कि पुतंतु। ऊपर की तरफ एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम बोलते हैं एंथर, यानी कि पराग कोश। पराग कोश सामान्यतः 2 लोब से बना होता है और इन लोब्स को जोड़ने वाली संरचना और जो एंथर यानी कि पराग कोश को फिलामेंट से जोड़ने वाली संरचना होती है इसे हम बोलते हैं योजी, यानी कि कनेक्टिव। और ये तीनों संरचनाएं मिलकर पुंकेसर कहलाती हैं, यानी कि स्टैमन कहलाती हैं। अब एक एंथर की जो लोब होती है, इस एंथर लोब में एक लोब में 2 कोष्ठ होते हैं, कोष्ठक होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पोलन सैक या लघु बीजाणु धानी या पराग कोश। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर, यानी कि एक एंथर के अंदर सामान्यतः 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं, क्योंकि एक एंथर में, एक परागकोश में 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 लघु बीजाणु धानी होती है। तो टोटल दोनों में कितनी होती है? 4 होती हैं। लेकिन मालवेसी कुल में एक ही लोब होता है जिसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, यानी कि 2 लघु बीजाणु धानी होती है। तो सामान्यतः एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती है और इसके अंदर द्विगुणित पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो द्विगुणित होती हैं और इन्हें पोलन मदर सेल भी बोलते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से पराग कणों का निर्माण होता है जो कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है।
जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं या माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो जो मेल पार्ट है उसमें सबसे नीचे की तरफ फिलामेंट होता है यानी कि पुतंतु होता है जिससे वो पुष्प से लगा हुआ होता है। ऊपर की तरफ एक 2 लोब वाला संरचना होती है जिसे हम परागकोश यानी कि एंथर कहते हैं, और प्रत्येक एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणुधानी होती है, और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी द्विगुणित पराग माता कोशिका, मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित होती है। ये अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर अगुणित परागकण का निर्माण करती है, और द्विगुणित पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कणों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन से, इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन। और अगुणित परागकण आगे जाकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करेंगे। इसके बाद जो फीमेल पार्ट होता है, मादा जनन अंग का जो पार्ट होता है, उसमें जो संरचना उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं अंडप या स्त्री केसर। उसमें नीचे वाला जो भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। बीच में जो पार्ट होता है इसे हम स्टाइल कहते हैं यानी कि वर्तिका, और वर्तिकाग्र यानी कि इसको बोलते हैं स्टिग्मा। 3 भागों से मिलकर बना होता है। इन तीनों को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? अंडप कहते हैं। और इस वर्तिकाग्र का काम क्या है कि जो मेल पोलन ग्रेन है, अगुणित परागकण है, उनको यहां पर रिसीव करना, यहां पर ग्रहण करना। अर्थात स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र अगुणित जो परागकण है, मेल पार्ट है, उनको रिसीव करता है, उनको ग्रहण करता है। जबकि स्टाइल यानी कि वर्तिका का जो काम होता है उससे पोलन ट्यूब नीचे जाती है, अर्थात वो पोलन ट्यूब को ले जाने का काम करता है, अर्थात पराग नलिका को ले जाने का काम करता है। जबकि इस अंडाशय के अंदर एक अथवा अनेक संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बीजांड यानी कि गुरु बीजाणु धानी, इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। अब जो गुरु बीजाणुधानी बीजांड जनन है यानी कि बीजांड और गुरु बीजाणुधानी है, इसके अंदर एक संरचना उपस्थित होती है जिसे बोलते हैं हम भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का जब निर्माण होता है तो भ्रूण कोश के निर्माण के समय इसका जो केंद्रक होता है वो पहले विभाजित होकर 2 बनाता है, 2 से फिर 4 बनते हैं, और 4 से फिर 8 बनते हैं। 4 केंद्रक एक ध्रुव पर बनते हैं, 4 केंद्रक दूसरे ध्रुव पर बनते हैं। इनमें से ऊपर वाले ध्रुव से भी एक और नीचे वाले ध्रुव से भी एक केंद्रक बीच में आ जाता है, अर्थात ऊपर की तरफ भी 3 रह जाएंगे और अब नीचे की तरफ भी 3 रह जाते हैं। जो यहां पर 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो न्यूक्लियस बचते हैं, केंद्रक बचते हैं, उसमें से एक सेल थोड़ी बड़ी होती है और वो कहलाती है एग सेल यानी कि अंड कोशिका। 2 जो बराबर वाली सेल हैं इन्हें हम बोलते हैं सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड्स कहते हैं इनको। और जो अंड कोशिका है और साथ में सहायक कोशिकाएं, मिलकर अंड उपकरण यानी कि एग अपरेटस बनाती हैं। जो बीच वाली 2 न्यूक्लियस होते हैं इनको बोलते हैं हम
ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। नीचे वाली जो 3 न्यूक्लियस हैं इनको बोलते हैं हम प्रति ध्रुवीय केंद्रक। और इस प्रकार से इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेल और 7वीं सेल ये वाली सेंट्रल सेल, और न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। यानी कि इसमें 7 सेल्स 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन केंद्रों की संख्या इसमें 8 होती है। तो यहां पर ये भ्रूण कोश, यानी कि जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और ये मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर एग सेल यानी कि मादा युग्मक होता है, और साथ में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रतिध्रुवीय, 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं और 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये मादा जननांग का भाग है। अब जो मेल पार्ट है यानी कि नर जननांग वाला पार्ट है वो परागकण बनता है, लेकिन परागकण का जो विकास होता है, परिवर्धन होता है, वो इस लघु बीजाणु झानी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जब इसका विकास स्टार्ट होता है, तो ये जो एक परागकण है उसकी संरचना सामान्यतः वो गोलाकार संरचना होती है, और उसमें सामान्यतः 2 बाह्य कला और आंतरिक कला, 2 कलाएं होती हैं, जिसे बाहर वाली को बाह्य चोल और अंदर वाली को अंतःचोल कहते हैं। इसको बाहर वाली को एक्साइन और अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं। तो बाह्य चोल बाहर वाली और आंतरिक चोल अंतर वाली। इसके अंदर इसका कोशिका द्रव भरा होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। इसमें एक अगुणित केंद्रक भी उपस्थित होता है, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस। कुछ स्थानों पर जो बाह्य चोल होती है वहां पर एक संरचना जो इसके ऊपर डिपॉजिट होती है वो कहलाती है स्पोरोपोलिन। वो डिपॉजिट नहीं होती, उसके ऊपर जमा नहीं होती, उसका जमाव स्पोरोपोलिन का नहीं होता, या बहुत कम जमाव होता है, उस भाग को हम बोलते हैं जर्मपोर, जर्म छिद्र। और जर्म छिद्र जो है, जर्म छिद्र से ही पोलन ट्यूब, किसी एक जर्म छिद्र से पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका बाहर निकलती है, और इस परागकण का जो परिवर्धन है, इसका विकास है, इसका डेवलपमेंट है, वो तभी स्टार्ट हो जाता है जब ये इस पोलन सैक के अंदर यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यानी कि लघु बीजाणुधानी के अंदर ही होती है। और इसके डेवलपमेंट में सबसे पहले ये 2 भागों में डिवाइड होता है। इसका केंद्रक 2 केंद्रक बनाता है। एक सेल जो इसके डिवीजन से बनती है, विभाजन से बनती है, वो कहलाती है जनन कोशिका, यानी कि जेनरेटिव सेल या जर्म सेल, और दूसरी कहलाती है कायिक या वर्धी कोशिका। अब कुछ आवर्तबीजी पादपों में जो ये परागकण है इस 2 कोशिकीय संरचना में ही बाहर निकलता है। इसमें 2 कोशिकाएं हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। तो 2 सेल स्ट्रक्चर है ये, यानी कि 2 कोशिकीय संरचना है। तो कुछ आवर्तबीजी पादपों में ये 2 कोशिकीय संरचना से बाहर निकल जाती है, लेकिन किसी किसी के अंदर ये 3 कोशिकीय संरचना में बाहर निकलती है। इस 3 कोशिकीय संरचना में 2 कोशिकाएं जनन कोशिका होती हैं
और एक कोशिका इसमें कायिक कोशिका होती है जबकि 2 जनन कोशिका होती है। तो कुछ आवर्तबीजी पादपों में ये 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर निकल आती है ये, और कुछ आवर्तबीजी पादपों में 3 कोशिकीय अवस्था में ये बाहर निकल आते हैं। अगर ये 2 कोशिकीय संरचना में बाहर निकलते हैं तो यहां पर आने के बाद इसमें एक विभाजन और होता है। तो जो ये वाला प्रक्रिया है इसमें, जिसमें एक जर्म कोशिका से यानी कि एक जनन कोशिका से जब 2 जनन कोशिका बनती है तो ये वाला जो चरण है उसका वो यहां पर होगा। लेकिन अगर वो 3 सेल स्टेज में यानी कि 3 कोश की अवस्था में ये बाहर निकलता है ये वाला, तो इसमें ये चरण इसमें यही हो चुका होता है, इसलिए यहां पर अब डिवीजन नहीं होता है। अब जब ये परागकण यहां से निकलकर इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसके पहुंचने को बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। यानी कि नर जनन अंग जो एंथर है, परागकोश है, उससे परागकणों का, अगुणित परागकणों का निकलकर फीमेल पार्ट यानी कि जो मादा पार्ट है उसके वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जब यह परागण 2 प्रकार का होता है मुख्यतः, एक स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक ही पौधे के परागकण नॉर्मली यूज होते हैं तब वो कहलाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वतः परागण। लेकिन जब 2 भिन्न भिन्न पादपों के यूज होते हैं तब वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। अब जब पॉलिनेशन यहां हो जाता है तो जो ये 2 जेनेटिव सेल है यहां पर 2 नर युग्मक बनाती हैं। 2 नर युग्मकों में से एक नर युग्मक एग सेल के पास आता है यानी कि अंड कोशिका के पास आता है, और एक जो नर युग्मक होता है वो इस ध्रुवीय कोशिका के पास आता है। यानी कि यहां पर अब जो 2 गैमीट्स आएंगे उन 2 गैमीटों में से एक गैमीट तो यहां अंड कोशिका के पास आता है और दूसरा जो नर युग्मक है वो इसके पास आता है। जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से फ्यूज होता है, संलयित होता है यहां पर, तो एक संरचना बनती है द्विगुणित जिसे हम बोलते हैं युग्मनज यानी कि जायगोट। और जो ये तीनों न्यूक्लियस यानी कि जो 2 तो पोलर न्यूक्लियाई थे पहले से ही ध्रुवीय केंद्रक, और एक नर युग्मक आकर जब फ्यूज होते हैं तो तीनों के फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनती है त्रिगुणित यानी कि 3N प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। जब एक नर युग्मक दूसरे फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, मादा युग्मक से फ्यूज होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? निषेचन यानी कि सिनगैमी। और चूंकि यहां पर 3 केंद्रक फ्यूज होते हैं इसीलिए इसका नाम है त्रिसंलयन। चूंकि आवर्त बीजियों में 2 बार संलयन होता है, एक बार यहां पर संलयन हो रहा है, दूसरा संलयन यहां हो रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन प्लस त्रिसंलयन। अब इससे फायदा क्या? अब वो पूछेगा आपसे कि द्विनिषेचन का फायदा क्या है। द्विनिषेचन में 2 चीजें होती है, निषेचन और त्रिसंलयन। निषेचन में क्या बनता है? युग्मनज बनता है, और इसमें क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो आगे जाकर ये तो बनाता है भ्रूणपोष, और ये आगे जाकर बनाता है भ्रूण। और जो ये भ्रूणपोष है ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और जो ये भ्रूण होता है वो आगे जाकर संतान बनाता है, नया पादप बनाता है।
तो इस द्विनिषेचन से फायदा क्या हुआ कि निषेचन से यानी कि फर्टिलाइजेशन से तो जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया, जिससे नया संतान बनेगी एम्ब्रियो के थ्रू यानी कि भ्रूण के थ्रू। जबकि भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए त्रिसंलयन के द्वारा प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, केंद्रक बनता है, जो आगे जाकर भ्रूणपोष बनाता है और भ्रूणपोष जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि जो भ्रूण है यानी कि जो पादप बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके लिए, विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिससे उसका जो बचना होता है, सर्वाइवल होता है, वो आसान हो जाता है। तो यहां पर जो वो है द्विनिषेचन, इसका मतलब क्या है कि दो बार निषेचन का ऐसा एक मेल गैमेट जो होता है यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, दूसरा नर युग्मक दो जो पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक है उनसे फ्यूज होकर क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और आगे जाकर ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या बनाता है, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म बनाता है। जबकि निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है वो आगे जाकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से संतान बनती है, और संतान से जो डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि युग्मनज से जो भ्रूण बन रहा है उसके पोषण के लिए यानी कि न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म बन जाता है, और एंडोस्पर्म विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन आपका बचता है वो है भ्रूणपोष। जो भ्रूणपोष है वो आपसे पूछेगा कि भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं, तो आपका जो आंसर है इसमें से निकल जाएगा कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भ्रूणपोष के कार्य क्या है। भ्रूणपोष का एक ही कार्य है कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, जिससे जो भ्रूण होता है, जो नया पादप डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, उसका विकसित होना आसान हो जाए, जिससे वो आसानी से नया पादप बना सके। एंडोस्पर्म मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लियर, दूसरा कोशिकीय यानी कि सेलुलर, और तीसरा माध्यमिक या हेलोबियल। जो केंद्रकीय है इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जब वो विभाजित होता है 1 से 2, तो इसके विभाजित होने के बाद, केंद्रक के विभाजित होने के बाद इसका कोशिका द्रव में विभाजन नहीं होता, अर्थात वाल फॉर्मेशन, दीवार का निर्माण नहीं होता, जिससे सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल वाली संरचना नहीं बनती और केवल केंद्रक बनते हैं। जब भी यह विभाजित होगा तो इसमें वाल नहीं बनती, दीवार नहीं बनती, जिससे बहुत सारी केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रकीय संरचना बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रकीय यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म, और ये पॉलीपेटलेई जो समूह होता है उसमें पाया जाता है। दूसरा कोशिकीय में क्या होगा कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये विभाजित होगा, 2 बनाएगा, और इसके 2 बनते ही साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव भी विभाजित हो जाएगा, और विभाजित होते ही एक सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना बन जाती है। एक सेल ये बन गई, दूसरी सेल ये बन गई। इसके बाद जब ये आगे विभाजित होगा फिर वाल बन जाएगी। तो जब भी ये विभाजित होगा तो इसमें वाल फॉर्मेशन चलता रहेगा, वाल बनती रहेगी, जिससे क्या होगा, एक कोशिकीय संरचना बनती है, और ये गैमोपेटलेई समूह में पाया जाता है। और तीसरा होता है माध्यमिक। माध्यमिक में क्या होगा कि जो पहला स्टेप है वो सेम होगा, यानी कि इसमें 2 केंद्रक बनने के बाद वाल बन जाएगी, दीवार बन जाएगी, जिससे पहला वाला जो है वो ऐसा दिखाई देगा। लेकिन इससे आगे के जो विभाजन होंगे अब इसमें वाल फॉर्मेशन नहीं होगा, दीवार निर्माण नहीं होगा, बस केवल एक बार वाल बनेगी, और आगे जो विभाजन होगा वो केंद्रकों का होगा, कोशिका द्रव का नहीं होगा। अर्थात पहला जो स्टेप है ये वाला वो तो इसका होता है और बाकी सारे स्टेप इसके होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम माध्यमिक टाइप का। और इसमें एंडोस्पर्म में संचित भोजन भरे रहते हैं, जिसके कारण यह अपने जो साथ जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिसके कारण नए पादप का निर्माण सरल हो जाता है। कल जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम एक तो भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद बीज का निर्माण यानी कि सीड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम फ्रूट फॉर्मेशन यानी कि फल का निर्माण पढ़ेंगे,
इसके अलावा पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, एपोमिक्सिस और अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। कल आप जो भी लेक्चर लेने आएंगे बच्चे, वो इसको थोड़ा सा पढ़ के रखें, जिसको पढ़ना आसान हो जाएगा और आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। तो ये सभी टॉपिक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी क्वेश्चनों के रूप में आते हैं। आप सब इनको पढ़ के रखें और इनके क्वेश्चनों को समझे क्या कह रहा है और इसको पढ़ के रखेंगे सभी लोग, जिससे इसको समझना आसान हो जाए।